वीडियो विल स्टडी अबाउट द नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ लेते हैं ना। इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास देखते हैं क्या होता क्या है इक्विवेलेंट मास। अगर वैसे देखिए फॉर्मूले के हिसाब से तो इक्विवेलेंट मास जो होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या होता है? ये एक्स जो है अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे पहले मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर हम अलग अलग एग्जांपल लेके इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसिड्स के लिए, फॉर एसिड्स ना, एसिड्स के केस में जो ये एक्स होता है ये होता है बेसिसिटी। अब एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है भाई, और एसिड्स में बेसिसिटी टर्म कहाँ से आया? तो बेसिसिटी का मतलब होता है, किसी भी एसिड्स की बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड, ठीक है। जैसे HCl है, एक H प्लस आयन देगा तो उसकी बेसिसिटी 1 हो गई। H2SO4 है, 2 H प्लस आयंस देगा तो उसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड्स के केस में X इज़ इक्वल टू बेसिसिटी, और यहाँ बेसिसिटी से मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड। उसी तरह बेस के केस में X जो है दैट इज़ एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या है? बेस क्या रिलीज़ करता है? बेस रिलीज़ करता है OH माइनस आयंस। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी इज़ नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर NaOH है तो एक OH माइनस निकलेगा तो उसकी एसिडिटी 1 होगी। CaOH होल ट्वाइस, उसके 2 OH माइनस आयंस निकलेंगे तो उसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। अगर हमारा पार्टिकल सॉल्ट है, सब्सटेंस सॉल्ट है, तो उसके केस में जो X होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। तो सॉल्ट में 2 पोर्शंस होते हैं, एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। X क्या होता है? X जो होता है वो जो कैटायन होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही X की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने NaCl ले लिया तो NaCl में कैटायन कौन है? Na, और Na के ऊपर चार्ज होता है +1, तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहीं पर हम ले लें MgCl2 तो कैटायन कौन होगा? Mg, और Mg के ऊपर चार्ज होता है +2, तो X की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट ले लिया AlCl3 तो कैटायन कौन होगा? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, तो X की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने CaCl2 ले लिया तो कैटायन कौन होगा? कैल्शियम, और कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2। तो सॉल्ट के केस में X की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन। सिमिलरली सपोज वी हैव आयंस है हमारे पास, तो आयंस के केस में X की क्या वैल्यू होगी? आयंस के केस में X की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, सिंपल, ठीक है। आयन के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी X की वैल्यू है। तो अगर Na प्लस है तो 1 है, और अगर Ca+2 है तो 2 है, ठीक। तो आयंस के केस में आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी X की वैल्यू हो जाती है। सिमिलर उसके बाद सपोज वी हैव एन एलिमेंट, तो एलिमेंट के केस में X की जो वैल्यू होती है वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है।
एलिमेंट्स के केस में एक्स की जो वैल्यू होती है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, और एक्स क्या है, एसिड्स के केस में बेसिसिटी है, बेस के केस में एसिडिटी है, सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कटायन है, आयंस के केस में चार्ज ऑन दी आयन है, और एलिमेंट के केस में वैलेंसी है। ठीक है, और एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके केस में जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल। तो इक्विवेलेंट मास क्या है वो हमने देख लिया है कैसे निकालेंगे। अब हम एक और टर्म देख लेते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है भाई, अब ये है ना। अब अगर हमें याद हो तो हमने जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो कैसे निकालते हैं, हम रखते हैं मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, है ना, मोलर मास। तो अगर हम मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, इसी मोलर मास की जगह अगर हम ऐसे रख दें मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, क्या रख दें, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो हमें मिलेगा नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये हो गया ना। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास कैसे आता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, तो मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एक्स। ठीक, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है, एक्चुअली मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है ना। मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब ये टर्म क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज़ इक्वल टू मोलर मास। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। ठीक है, तो ये एक और इक्वेशन होगी हमारे पास। तो ये ऊपर हमने लिखी है इक्विवेलेंट मास निकालेंगे कैसे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। किस टाइप के सब्सटेंस के लिए एक्स क्या होता है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा टर्म होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, ये एक्स ऊपर चला गया। अब मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो हमसे हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास न्यूमेरिकली सेम होते हैं, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और वो होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। ठीक,
अब हम जो है इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देख चुके हैं. नाउ वी विल सी नॉर्मेलिटी. ठीक है. नाउ नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. देखते हैं होती क्या है. बाय डेफिनेशन नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. So it is number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. तो अब अगर इसको हम वैसे लिखें फॉर्मूले के शेप में, तो नॉर्मेलिटी दैट इज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम हो गया ये. अब हमने अभी देखा है कि नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे. नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेगा. अच्छा, ये नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हैं? सॉल्यूट के हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा? मास इन ग्राम किसका? सॉल्यूट का. क्यों? क्योंकि उसी का नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है. तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास. ठीक, किसका? सॉल्यूट का. इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, ये हो गया. उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम, मास इन ग्राम्स हो गया, मान लेते हैं सॉल्यूट का WB. ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट मास किसका? सॉल्यूट का. इंटू V. अगर V जो है वो लीटर में नहीं होके ml में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे और वही 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. ठीक, तो ये एक हमारी इक्वेशन हो गई नॉर्मेलिटी की. सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? सॉल्यूट के. किसमें? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आते हैं? वो आते हैं मास इन ग्राम्स से और इक्विवेलेंट मास से. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास इन ग्राम्स को हमने WB से रिप्रेजेंट कर दिया, ये इक्विवेलेंट मास हो गया, ये V है. अगर V जो है वो लीटर में ना हो के ml में है, तो ml में है अगर, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वही 1000 ऊपर चला जाएगा और हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये. यूनिट्स जो है नॉर्मेलिटी की वो होती हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ठीक है, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. वी कैन ऑल्सो राइट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. सो इक्विवेलेंट पर लीटर और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज द unit for normality. Now we will see the relationships between normality and molarity of a solution. देखते हैं कि normality और molarity जो होती है उसके अंदर क्या relation होती है. Now we will see relationship between normality and molarity of a solution. So relationship between normality and molarity of a solution. अब अगर हम देखें तो molarity जो होती है, molarity होती है number of moles of solute upon, पूरा ही लिख लेते हैं, number of moles किसके? सॉल्यूट के, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? लीटर, 1 लीटर. ठीक, ये हो गया.
और इसी को अगर हम थोड़ा सा और कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, मास इन ग्राम्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसको हम कहते हैं वो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, ये हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मोलर मास हो गया, ये हो गई हमारी मोलैरिटी। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी अगर देखें तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, सॉल्यूट के, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, लीटर, 1 लीटर में। सो इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आते हैं, मास इन ग्राम किसका, सॉल्यूट का, अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। ये अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी हो गई हमारी मास इन ग्राम्स सॉल्यूट का अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक, नॉर्मेलिटी क्या है, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। जब नॉर्मेलिटी डिवीजन में होगा तो हम जब इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये टर्म उल्टी हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट मास ऊपर चला जाएगा इनटू वॉल्यूम अपॉन हो जाएगा मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। नॉर्मेलिटी नीचे है ना, तो नॉर्मेलिटी का ये टर्म जब हम इसके साथ डिवीजन में रखेंगे तो जब हम उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो वो टर्म उल्टी हो जाएगी। तो अब मास इन ग्राम्स और मास इन ग्राम्स जो है वो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है वो भी कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, बच गया मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, नीचे मोलर मास और ऊपर इक्विवेलेंट मास। तो अब क्या हो गया, ये हो गया मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर इक्विवेलेंट मास है और नीचे मोलर मास है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम चेंज कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास. So this is the relation between molarity. We will do some questions based on normality. The first question is, calculate the molarity and normality of a solution containing 9.8 grams of H2SO4 in 250 centimeter cube of the solution. Now what will we do? हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और हमारे पास 9.8 ग्राम H2SO4 है. H2SO4 सॉल्यूट है.
जैसे हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व करा हुआ है। तो मोलैरिटी की क्या इक्वेशन है? मोलैरिटी इज़ WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 9.8 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कैसे निकालेंगे? H2SO4 देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, 16 ऑक्सीजन का इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 90, 94, 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक, तो ये हो गया 98। वॉल्यूम कितना है? 250। ठीक है, तो ये हो गया 4, नीचे आएगा 1/10, so that it will approximately comes equal to 0.4 m। तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी हो गई मोलैरिटी। now what we have to calculate? Now we have to calculate normality। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू V। ठीक, तो अब हमें किसकी ज़रूरत है? हमें इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत है। तो हमें इक्विवेलेंट मास जो है वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। अब यहाँ पे देखना है कि x जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब्सटेंस है। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो H2SO4 है, मतलब वो एसिड है। H2SO4 क्या है? H2SO4 एसिड है। एसिड के केस में x जो होता है वो होती है बेसिसिटी, और बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ़ H+ आयंस रिलीज्ड, नंबर ऑफ़ H+ आयंस रिलीज्ड। H2SO4 कितने H+ आयंस रिलीज़ करता है? 2, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 अपॉन x। क्योंकि ये एसिड है तो यहाँ पे x क्या होगा? यहाँ पे x जो होगा वो बेसिसिटी होगा। ठीक है, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 H+ आयंस रिलीज़ कर सकता है। तो 98/2 मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 49। तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कितना हो गया? 49। अब हम यहाँ पे रखते हैं WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 9.8 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना आया? 49 इंटू V, वॉल्यूम कितना है? 250। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन 0 0 हाँ, तो ये मुझे लगता है 0.8 n विल बी दी नॉर्मेलिटी। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फिर विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द molarity and normality of a solution containing 5 grams of NaOH in 450 ml solution। ठीक, नाउ सॉल्यूशन। अब हमें क्या क्या निकालना है? मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी। तो अब तक हमें समझ में आ गया होगा। मोलैरिटी हमें कैसे निकालते हैं? दैट इज़ WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पे जो है WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम। तो 5 इंटू 1000 अपॉन MB। NaOH का मास निकालें अगर तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1।
तो ये हो गया 17 + 23 और 17 0 1 40 हो गया, ठीक है, 40 ग्राम्स पर मोल। तो 40 आ गया मोलर मास। तो 40 × V, वॉल्यूम कितना है 450, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.278 के बराबर आता है। तो ये हो गई मोलैरिटी। नाउ एट द सेम टाइम नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑल्सो। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मैलिटी। नाउ नॉर्मैलिटी इज़ WB × 1000 अपॉन, यहाँ मोलर मास रखते हैं, यहाँ रखते हैं इक्विवेलेंट मास, इंटू V। WB कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 5 × 1000 अपॉन V कितना है 450। अब क्या बच गया? बच गया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा? हमें पता है कि यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज़ इक्वल टू मोलर मास अपॉन X। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो बेस है, और बेस के लिए X की वैल्यू एसिडिटी होती है, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज्ड। NaOH कितने OH- आयंस रिलीज करेगा? 1, तो उसकी एसिडिटी कितनी हुई? 1, और उसका मोलर मास कितना है 40। X की वैल्यू 1 क्योंकि उसकी एसिडिटी 1 है, तो ये कितना आएगा 40। तो इक्विवेलेंट मास भी कितना आया? 40 ही आया, ठीक है। तो मोलर मास भी 40 और इक्विवेलेंट मास भी 40, ठीक। तो सारी वैल्यू सेम है क्योंकि, तो यहाँ पे नॉर्मैलिटी की वैल्यू भी 0.278 N जो है आएगी। तो ये हो गई मोलैरिटी, और ये हो गया हमारा नॉर्मैलिटी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। नाउ वी विल डू 1 मोर क्वेश्चन, है ना, बेस्ड ऑन दिस, एंड द क्वेश्चन इज, let's see what the question says. It is the third question. Now how much volume of decamolar solution of H2SO4 is required to prepare 500 ml of solution with density 1.03 gram per ml and having mass percentage equal to 40%. Also calculate the molarity and normality of resulting solution। ठीक है, तो देखने में तो बहुत कुछ लग रहा है कि पता नहीं क्या लिखा है, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? हमारे पास एक डेकामोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका? H2SO4 का। अब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ डेकामोलर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन विद द डेंसिटी ऑफ दिस, हैविंग मास परसेंटेज इक्वल्स टू 40%। मोलैरिटी भी निकालना है और नॉर्मैलिटी भी निकालना है। अब ये 40%, इसका क्या मतलब हुआ भाई? 40% का क्या मतलब है? नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि हमारे पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो डेकामोलर है। डेकामोलर होने का मतलब है कि उसकी जो मोलैरिटी है वो 10 है, 10 मोलर, ठीक। अब इस सॉल्यूशन का हमने कुछ वॉल्यूम, जो हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम जो है इस सॉल्यूशन का हमने लिया, और इसके कुछ वॉल्यूम से हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया H2SO4 का, ठीक है। और ये जो नया सॉल्यूशन बनाया इसका वॉल्यूम हमें पता है, ये है 500 ml, पर इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता है, ठीक है।
तो ये हमसे कह रहे हैं कि मेरी बात समझ में आ रही है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सोल्यूशन विथ डेंसिटी 1.03 ग्राम per ml. So we have a solution of H2SO4 जो डेकामोलर है. डेकामोलर होने का मतलब उसकी मोलारिटी 10 है. उसका कुछ वॉल्यूम हमने लिया इस सोल्यूशन का, वो 10 डेकामोलर H2SO4 सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम हमने लिया और एक नया सोल्यूशन H2SO4 का बनाया जिसका वॉल्यूम 500 ml है. इसकी मोलारिटी हमें नहीं पता है, वो निकालनी है. और ये जो नया सोल्यूशन बना है इसी की हमें नॉर्मेलिटी भी निकालनी है. तो ये हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 10 है. इसी का कुछ वॉल्यूम लेकर हमने एक नया सोल्यूशन बनाया है H2SO4 का. ये जो नया सोल्यूशन बना है इसकी हमें निकालनी है मोलारिटी और इसकी हमें साथ में निकालनी है नॉर्मेलिटी. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जो है मोलारिटी जो है इस सोल्यूशन की वो कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखते हैं कि मोलारिटी क्या होती है. मोलारिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V. अब WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट अब कहाँ से आएगा, ये हमसे कह रहे हैं कि मास परसेंटेज जो बना है, नया सोल्यूशन जो बना है उसका मास परसेंटेज है 40%. मास परसेंटेज 40% होने का मतलब है कि 40 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो 40% मास परसेंटेज होने का मतलब है कि 40 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. अब सॉल्यूट कौन है, H2SO4. उसका कितना अमाउंट है हमारे पास, 40 ग्राम. तो WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स कितना हो गया, 40 इंटू 1000 अपॉन MB मतलब मोलर मास ऑफ H2SO4. तो वो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, सल्फ़र का 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू 4. तो 2 प्लस 32 प्लस 64 ये हो गया 98 ग्राम्स पर मोल. सो नाउ WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना प्रेजेंट है, 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB. अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 98 इंटू V. अब वॉल्यूम कहाँ से लेके आए भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाना है. सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है. ठीक है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.03. तो हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना, 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी, 1.03. ठीक है, तो ये अपॉन 100 अपॉन 1.03 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा. ठीक है, 1.03 इंटू हो गया. अब ये कितना आएगा, ये हो गया 10. तो 400 इंटू 1.03 अपॉन 98. अब ये 400 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाई 98. तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.2. तो जो नया सोल्यूशन हमारा बना है उसकी मोलारिटी हमारी आ गई है 4.2. अब इस जो नया सोल्यूशन है उसकी हमें मोलारिटी भी निकालनी है और नॉर्मेलिटी भी निकालनी है. अब नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हमने देखा था अभी कि मोलारिटी इंटू मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास. ठीक है, तो मोलारिटी हमारी आ गई है 4.2, मोलर मास है हमारा 98, नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है, और इक्विवेलेंट मास अब कितना आएगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास यहाँ निकाल के देखते हैं. इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन X. मोलर मास H2SO4 का है 98. X एसिड्स के लिए क्या होता है, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H+ आयन्स रिलीज्ड. कितने H+ आयन रिलीज होंगे, 2. तो 98/2 कितना हो गया, 49. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज़ 49. तो N इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 98 अपॉन 49. तो ये हो जाएगा, 2 से इसको इंटू कर देंगे, दैट विल बिकम 8.4 N. सो दी नॉर्मेलिटी इज़ 8.4 N. अब हमें निकालना है कि जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था उसका हमने कितना वॉल्यूम लिया होगा टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन.
तो हमारा होता है m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2। अब m1 मतलब जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 10, उसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, v1 वो निकालना है। जो नया सोल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी आई है 4.2 और उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500 ml। उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 500/1000 1/2 यानी 0.5। तो v1 इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 0.5/10, तो दैट विल बिकम 4.2 इंटू 0.5/10 and that will become 0.21 लीटर्स। ठीक है, 0.21 लीटर्स। अगर 0.21 लीटर्स को हम कन्वर्ट करें ml में तो 0.21 इंटू 1000 दैट विल बिकम्स 210 ml। ठीक है, तो ये हो गया, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 210 ml। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, एक और वर्ड जो है, मतलब मैं 2 मिनट में डिस्कस कर देती हूँ। एक और वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड दैट वर्ड इज़ फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होता है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी में कुछ खास चीज़ नहीं होती है। फॉर्मेलिटी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं, जो हम मोलैरिटी का इक्वेशन लिखते हैं, हमने मोलैरिटी की जो इक्वेशन लिखी थी जब हमने मोलैरिटी डिस्कस किया था, मेरे पास है ये। तो जब हमने मोलैरिटी डिस्कस किया था तो हमने क्या रखा था, मोलैरिटी में हमने रखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमने मोलर मास यूज़ किया था जो मॉलिक्यूलर मास से आया था। अगर हमारा कंपाउंड आयनिक है तो मॉलिक्यूलर मास तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स में हम फार्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास की जगह, और इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स में हम मोलैरिटी की जगह जो टर्म यूज़ करेंगे वो हमारा फॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ टर्म का डिफरेंस है, क्यों, जैसे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में टर्म का डिफरेंस है, वैसे ही फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी है। फॉर्मेलिटी सिंपली इज़ मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि उसमें हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला यूनिट मास जो है वो यूज़ करते हैं।